जब युवराज रुद्रदेव को शांति देवी से ये जानकारी मिली कि हरमन सिंह के गायब होने के बाद वैसा ही निशान बन गया था जैसा उनकी अंगूठी में है, तो युवराज रुद्रदेव के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उसके बाद जब वो मुखिया हरमन सिंह के घर में पहुंचे तो उन्हें एक काली ऊर्जा का एहसास हुआ। ये काली ऊर्जा बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कालनेमी के आने पर राजमहल में फैल गई थी। युवराज रुद्रदेव अब समझ गए थे कि कालनेमी से संबंध रखने वाला कोई आदमी पृथ्वी पर पारद की खोज में आ गया है, और उसके साथ साथ आनंद विहार सोसाइटी में इंद्रनगर का राज चिन्ह मिलने के बाद उन्हें यह भी अंदाजा लग चुका था कि उस आदमी की मदद राज परिवार से जुड़ा हुआ कोई आदमी भी कर रहा है। अब युवराज रुद्रदेव को राज्य रक्षक सिद्धार्थ को ढूंढने से पहले उस आदमी को ढूंढना था। इसके लिए उन्हें पहले आनंद विहार सोसाइटी पहुंचना था। इधर युवराज रुद्रदेव आनंद विहार सोसाइटी के लिए निकल चुके थे, और उधर दूसरी तरफ सिद्धार्थ रुक्मिणी के साथ जब जयपुर ट्रॉमा केयर के बाहर पहुंचा तो उसने रुक्मिणी से उसके भाई के होश में आने के बारे में सवाल किया। इस पर रुक्मिणी ने उसके पीछे की जो सच्चाई बताई, उसे सुनकर सिद्धार्थ के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर में रुक्मिणी के भाई अनिकेत से उसका क्या संबंध है, और वैसा ही निशान अनिकेत के शरीर पर कैसे बन गया था जैसा निशान उसकी अंगूठी पर मौजूद था। सिद्धार्थ को अब इसके पीछे की सच्चाई जानने का कीड़ा कुलबुलाने लगा था। सिद्धार्थ रुक्मिणी के पीछे पीछे जयपुर ट्रॉमा केयर के अंदर चला गया था। वो एक एक कदम देवयानी के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। सिद्धार्थ को ऐसा लग रहा था कि जैसे वहां का माहौल एकदम स्लो हो गया हो। जैसे जैसे उसके एक एक कदम देवयानी की ओर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे देवयानी को आ रहे फिट्स तेज हो रहे थे। वो कई कई फीट ऊपर उछल रही थी, और उसे रोकने के लिए कई वार्ड बॉय, यहाँ तक कि दानू और रेणुका भी लगे हुए थे। दानू चिल्ला चिल्ला कर देवयानी को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसे लग रहा था कि शायद ऐसा करके वो देवयानी को कंट्रोल कर ले जाएगा, लेकिन देवयानी को कंट्रोल करना तो दूर, वो लोग उसका शरीर तक नहीं संभाल पा रहे थे। क्या हो गया इसे डॉक्टर साहब? अचानक से इसकी हालत इतनी खराब कैसे हो गई? रेणुका ने रुआसी आवाज में अपने बगल में खड़े डॉक्टर से सवाल किया। पता नहीं रेणुका जी, लेकिन हमने डॉक्टर रुक्मिणी को बुलाया है, वो बाहर हैं, देखते हैं अब आगे क्या होता है। डॉक्टर ने बहुत ही धीमी आवाज में रेणुका को जवाब दिया। सिद्धार्थ और रुक्मिणी देवयानी के वार्ड के पास पहुंच चुके थे। अब वो दोनों देवयानी से कुछ मीटर की दूरी पर थे। इधर सिद्धार्थ देवयानी की तरफ बढ़ रहा था, और उधर इंद्रनगर में बने कुलगुरु विचित्रवीर के आश्रम में रखी राज्य रक्षक की जीवन ज्योति सुर्ख लाल होती जा रही थी। राज्य रक्षक की जीवन ज्योति का सुर्ख लाल होना इस बात की गवाही दे रहा था कि राज्य रक्षक इंद्रनगर राज्य के किसी निवासी के पास पहुंचने वाला है। कुलगुरु विचित्रवीर की हालत बहुत खराब होने की वजह से वो चुपचाप आंखें बंद किए हुए आश्रम के एक कोने में लेटे हुए थे, इसलिए उनकी निगाह अभी तक जीवन ज्योति पर नहीं पड़ी थी। तभी उनके एक शिष्य ने उस जगह पर प्रवेश किया, और जब उसकी निगाह जीवन ज्योति के ऊपर पड़ी तो वो खुशी से उछल पड़ा था, और ये बात बताने के लिए वो कुलगुरु विचित्रवीर की तरफ चला गया था। इधर सिद्धार्थ और रुक्मिणी देवयानी के वार्ड के अंदर प्रवेश करने जा रहे थे। अब इंद्रनगर का भविष्य मात्र चंद कदमों की दूरी पर था। सिद्धार्थ को बस देवयानी के पास जाकर उसे टच करना था। जैसे ही राज्य रक्षक का संपर्क देवयानी के साथ में होता, उसे होश आ जाना था। उसके बाद फिर इंद्रनगर की डूबती नैया पार लग जाने वाली थी। 1 मिनट रुकिए। वार्ड के अंदर प्रवेश करने जा रहे सिद्धार्थ और रुक्मिणी को किसी की आवाज सुनाई पड़ी, और जब सिद्धार्थ ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वहां पर एक गार्ड खड़ा हुआ था। ये मेरे साथ है, रुक्मिणी ने सिद्धार्थ के बारे में जानकारी देते हुए कहा। इसके जूते देखिए मैम, हम इन्हें इस हालत में अंदर नहीं जाने दे सकते। अंदर क्रिटिकल मरीज भर्ती है, अगर उन्हें किसी तरह का संक्रमण हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? गार्ड ने रुक्मिणी से कहा। गार्ड के इतना कहने के बाद रुक्मिणी की नजर जब सिद्धार्थ के जूतों पर गई तो वाकई में सिद्धार्थ के जूते बहुत ज्यादा गंदे थे। रात भर भागा दौड़ी करने की वजह से उसके जूतों में काफी कीचड़ और मिट्टी लगी हुई थी। हवेली पहुंचने के बाद उसने कपड़े तो चेंज किए थे, लेकिन जूते नहीं बदले थे। ठीक है, आप जाओ, मैं बाहर आपका वेट करता हूँ, सिद्धार्थ ने रुक्मिणी से कहा,
और उसके बाद रुक्मिणी मुस्कुराकर वहां से चली गई थी। सिद्धार्थ वार्ड के बाहर ही पड़ी कुर्सियों पर बैठ गया था। रुक्मिणी जब देवयानी के पास पहुंची तो आश्चर्यजनक रूप से देवयानी के फिट्स अचानक से कम हो गए थे। जो वो कई कई फीट ऊपर उछल रही थी वो एकदम से कम हो गया था। ये देखकर जिस डॉक्टर ने रुक्मिणी को आने के लिए फोन किया था वो भी आश्चर्य में थे। रुक्मिणी ने देवयानी के पास पहुंचकर उसके सिर को सहलाना शुरू कर दिया था और देवयानी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी थी। कुछ देर बाद उसके फिट्स एकदम से रुक गए थे। दानू, रेणुका और डॉक्टर समेत वहां जितने भी लोग मौजूद थे वो सारे लोग हैरानी से रुक्मिणी की ओर देख रहे थे। उन्हें ये सब किसी चमत्कार के जैसा लग रहा था। अरे ये देखो, देवयानी अपने हाथ उठा रही है, शायद इसको होश आ रहा है, देवयानी के पास खड़े दानू ने चिल्लाते हुए कहा। और उसके इतना कहने पर देवयानी के पास खड़े हुए लोग जो अभी एक झटके से उभरे नहीं थे तभी उन्हें दूसरा झटका लग गया था। ये सब अचानक से हो रहा था। कहाँ देवयानी पिछले कई सप्ताह से बिना कोई रिस्पॉन्स दिए हुए डीप कोमा की हालत में थी और कहाँ उसे पहले फिट्स आने शुरू हुए और उसके बाद उसके शरीर ने भी हरकत करनी शुरू कर दी थी। देवयानी का हाथ धीरे धीरे उठकर सीधा हो गया था और उसने एक उंगली बाहर निकाल ली थी। फिर उसके बाद उसका हाथ उस तरफ घूमने लग गया था जिधर सिद्धार्थ बैठकर रुक्मिणी का इंतजार कर रहा था। देवयानी शायद सबको इशारे से बताना चाह रही थी कि वो लोग सिद्धार्थ को अंदर बुला लें। जैसे जैसे देवयानी का हाथ सिद्धार्थ की तरफ घूम रहा था वैसे वैसे सब लोग उसके हाथ को फॉलो करते हुए देखे जा रहे थे। देवयानी का हाथ अब सिद्धार्थ के बिल्कुल सामने पहुंच चुका था और जब सबने उस तरफ देखा तो वहां पर खाली कुर्सियां पड़ी हुई थी। वहां पर कोई नहीं था। सबको उस तरफ का इशारा करने के बाद देवयानी का हाथ फिर से नीचे आ गया था और उसके बाद वो फिर से अपनी डीप कोमा वाली स्थिति में चली गई थी। देवयानी ने हमें कोई इशारा किया है दानू, वो शायद हमसे कुछ कहना चाहती है, रेणुका ने दानू की तरफ देखते हुए कहा। रेणुका के चेहरे पर एक खुशी झलक रही थी। लेकिन क्या मां? दानू ने सवाल किया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि देवयानी उससे क्या कहना चाह रही थी। अगर उस समय सिद्धार्थ वहां बैठा होता तो शायद सबकी समझ में आ जाता, लेकिन देवयानी के हाथ उठाने से पहले ही सिद्धार्थ वहां से बाहर चला गया था, इसलिए वहां पर केवल खाली कुर्सी मौजूद थी। अब ये जल्द ही ठीक हो जाएगी रेणुका जी, आप अब चिंता करना छोड़ दीजिए, रुक्मिणी ने दानू को संबल बधाते हुए कहा और उसके बाद वो वहां से बाहर चली गई थी। उसे वापस अपने भाई के पास जाना था और उसके बाद फिर उसे सिद्धार्थ को लेकर वापस राज संबंध भी जाना था। उसने बाहर आकर देखा तो सिद्धार्थ कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। रुक्मिणी ने इस बाबत जब गार्ड से सवाल किया तो उसने बताया कि सिद्धार्थ बाहर की ओर चला गया है, इसलिए रुक्मिणी बाहर चली आई थी। वहां उसे सिद्धार्थ गाड़ी के पास खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। तुम बाहर क्यों चले आए सिद्धार्थ? रुक्मिणी ने उसके पास आते हुए कहा। मन नहीं लग रहा था, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। कॉफी पियोगे? रुक्मिणी ने सिद्धार्थ से पूछा, लेकिन इससे पहले सिद्धार्थ उसे कोई जवाब देता सिद्धार्थ को गुल्लू की आवाज सुनाई पड़ी। हाँ हाँ पीते हैं, अच्छी कॉफी पिए बहुत दिन हो गया है। गुल्लू की आवाज सुनने के बाद सिद्धार्थ ने भी हाँ में सिर हिला दिया था और उसके बाद सिद्धार्थ, गुल्लू और रुक्मिणी तीनों हॉस्पिटल के ही कैंटीन की ओर बढ़ गए थे। इधर जयपुर में सिद्धार्थ कॉफी पीने के लिए जा रहा था और उधर ईटानगर में युवराज रुद्रदेव आनंद विहार सोसाइटी के बाहर पहुंच चुके थे। उन्होंने सुनसान जगह देखकर अपना विमान प्रकट किया और उसके बाद खुद उसमें से उतर गए और विमान को फिर से अदृश्य कर दिया था। विमान से उतरने के बाद युवराज रुद्रदेव उस जगह की ओर बढ़ गए थे जहां से अधूता गायब हुआ था और वो राजसी चिन्ह बना हुआ था। जैसे जैसे युवराज रुद्रदेव उस ओर बढ़ रहे थे वैसे वैसे उन्हें फिर से उस काली ऊर्जा का एहसास हो रहा था जैसे उन्हें मुखिया हरमन सिंह के घर के अंदर हुआ था। वो तेजी के साथ उस तरफ आगे बढ़ रहे थे कि एक आवाज ने उनके पांव ठिठका दिए थे। थम जा भाई, किधर भागते हुए जा रहा है? उन्हें पीछे से किसी ने आवाज दी और जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि सोसाइटी का एक गार्ड वहां पर खड़ा हुआ था। ये वही गार्ड था अधूता जिससे मिला था। जी मैं वो निशान देखना चाहता हूं जो मुखिया हरमन सिंह के गायब होने के बाद बना था, युवराज रुद्रदेव ने बहुत शालीनता के साथ जवाब दिया। नहीं, वो निशान नहीं देख सकते तुम, चलो भागो यहां से।
उस गार्ड ने युवराज रुद्रदेव को जवाब दिया। क्यों नहीं देख सकते सर? युवराज रुद्रदेव ने अगला सवाल किया। अरे नहीं देख सकते भाई, मतलब नहीं देख सकते, मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? उस गार्ड ने गुस्से से कहा और उनकी बात सुनकर युवराज रुद्रदेव थोड़ा सा उसके और करीब चले गए थे। सर मेरी बात सुनिए, मुझे एक बार वो निशान देख लेने दीजिए, मेरे लिए वो निशान देखना बहुत जरूरी है। युवराज रुद्रदेव ने उससे मनुहार करते हुए कहा। युवराज रुद्रदेव चाहते तो उस गार्ड को बहुत आराम से पीट सकते थे, लेकिन वो बिना कोई हिंसा किए हुए आराम से सब कुछ करना चाहते थे। अरे भाई जाओ यहां से, मुझे अपना काम करने दो, दिमाग ना खराब करो, उस गार्ड ने युवराज रुद्रदेव को हड़काते हुए कहा। उसके बात करने के तरीके से युवराज रुद्रदेव को पता लग चुका था कि ये गार्ड ऐसे मानने वाला नहीं है। उन्होंने उस गार्ड का हाथ पकड़ा और वहां से लेकर दूसरी तरफ चले गए थे। क्या कर रहे हो, हाथ छोड़ो, उस गार्ड ने युवराज रुद्रदेव के हाथों से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। लेकिन युवराज रुद्रदेव ने उसका हाथ इतनी मजबूती के साथ पकड़ा हुआ था कि वो तमाम कोशिश करने के बाद भी अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रहा था। जब वो गार्ड युवराज रुद्रदेव के हाथों से अपना हाथ नहीं छुड़ा पाया तो उसे ऐसा लगा कि शायद उनके सामने खड़ा आदमी यानी गोली का रूप धारण किए हुए युवराज रुद्रदेव भी उन्हीं में से एक है। डर के मारे उसका चेहरा कांप उठा था। तभी युवराज रुद्रदेव ने अपनी पैंट की जेब में हाथ डालकर एक 2000 की कड़कती नोट उसके जेब में डाल दी थी। गोली की यादों को अपने दिमाग में समाहित करने के बाद युवराज रुद्रदेव को यह एहसास हो चुका था कि यहाँ पृथ्वी पर रिश्वत देकर कोई भी काम कराया जा सकता है। युवराज रुद्रदेव के हाथों से 2000 रुपए मिलते देखकर जहां उसके चेहरे पर डर फैला हुआ था वहां चमक आ गई थी। उसने झट से नोट को अंदर रख लिया था और युवराज रुद्रदेव को वो निशान देखने जाने की परमिशन दे दी थी। इधर युवराज रुद्रदेव के कदम उस राजसी चिन्ह को देखने के लिए बढ़ रहे थे तो दूसरी तरफ कॉफी शॉप में रुक्मिणी के साथ बैठकर कॉफी पी रहे सिद्धार्थ की तरफ भी एक आदमी बढ़ता हुआ जा रहा था। सिद्धार्थ जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उस आदमी ने सिद्धार्थ से सवाल किया और उसका सवाल सुनकर जब सिद्धार्थ ने ऊपर की ओर सिर उठाया तो उसका चेहरा आश्चर्य के साथ भर उठा था। आखिर कौन मिलने आया है सिद्धार्थ से कॉफी शॉप में और क्या युवराज रुद्र लगा पाएंगे उस राजसी चिन्ह के बारे में पता? और क्या देवयानी और सिद्धार्थ की हो पाएगी आज मुलाकात? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र सिर्फ पॉकेट एफएम।